भाई, क्या ये एक वो कैच 22, ये मंदी और महंगाई की जो मार है, ये आगे कुआं पीछे खाई वाली एक सिचुएशन आ गई है क्या? देखिए संदीप जी, मैं तो शुरुआत करूंगा बड़ी अहम बातों से। ये आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया, ग्लोबल सिचुएशन के बारे में जो बात किया, उस पर 2 सेकंड के बाद आता हूँ। लेकिन जो इमीडिएटली आफ्टर पैंडेमिक, जो या ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जो भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने जिसकी गुहार लगाई थी, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर पैकेज और आत्मनिर्भर होना चाहिए, आज उसकी समझ तो मेरे ख्याल से वो लोग जो उसके बारे में क्रिटिकल थे, आज उसको समझ में आ रहा होगा क्यों ये इतना पहले ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसके बारे में पहले भी सोचा जा सकता था, लेकिन हमारी सरकार ने सोचा और उसके फायदे आज आपको दिख रहे होंगे। जब आप कहते हैं कि इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, ग्लोबल विलेज है और सबको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है हमारे अगर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है, चाइना में, यूरोप में, आप दिख रहा है किस तरह से चाइना में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आप दिख रहा है कि रिफाइनरीज बंद हो रही है चाइना में, आपको गैस सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो जाहिर है सब सारी चीज़ों को ध्यान में करते हुए आप देखते होंगे कि भाई इसके डिसरप्शन से इन्फ्लेशन में भी तेज़ी है, WPI में भी तेज़ी है, चाहे वो CPI हो, WPI, ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, हर जगह दुनिया के हर कोनों में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जो उसके वजह से अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं। हमने शुरू में कहा था, 2 बड़ी बातें की थी, एक तो कि हम कभी पैसा उस तरह से नहीं बांटेंगे जिस तरह से बाकी देश करे थे, आज वो जूझ रहे हैं। हमने बताया था कि इन्फ्लेशनरी है, वो इन्फ्लेशनरी स्टैंड है, तुरंत अच्छा लगता है बट इन्फ्लेशनरी स्टैंड है। हम इस तरह का डिसीजन लेंगे जो कि फिस्कल स्टिमुलस भी हो और पॉलिसी, थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव से हम उसको देंगे। तो हमने कहा था अपनी चादर से पहले ज़्यादा पैर नहीं फैलाने की बात, आज दुनिया उसको लोहा मान रही है, उस डिसीजन को, नेवर पंच अबव योर वेट, उस बात को भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी उसको मान रही है, और आत्मनिर्भरता। ऐसे में आज हम बेहतर हालत में हैं। आप जैसे अगर कह रहे हैं कि 40 बेसिस पॉइंट जो है रिपो रेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन मार्केट ने उसको डिस्काउंट करके रखा है, काफी हद तक डिस्काउंट, तो ग्रोथ पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रोथ पॉइंट और बढ़ने की मार्जिनली पड़ रहा है, आशंका, स्ट्रोक, उम्मीद अभी जून मैं कह रहा हूँ 200 बेसिस, सुनिए 200 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा। आप समझ सकते हैं कि जब अगर 5.25% से 10 ईयर जीसेक आज 7.5% के आसपास है, तो मार्केट ने डिस्काउंट तो कर ही दिया है। इस बात को आप भी भली बात ही समझ रहे होंगे। लेकिन ग्रोथ पे उतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा शायद नहीं, ग्रोथ पे जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जितनी ग्रोथ के इंपैक्ट की बात है वो शायद नहीं कि आपके जो वर्ल्ड बैंक के जो और दूसरे एजेंसीज है, उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल GDP को, ग्रोथ को जो है 4.3 से किसी ने 2.1 कर दिया, किसी ने 2.3, किसी अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग ये कह रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल रिसेशन की बात है, जिस बैंक में मैं काम करता था, डॉचे बैंक, उस बैंक ने अगले क्वार्टर में ही बोला, अगले क्वार्टर से चांसेस, प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत है, अगले साल 2023-2024 में फुल फ्लेज रिसेशन होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कुछ और कहती है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द स्ट्रीट कि कुछ लोग कहते हैं आप ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल थी, डिस्काउंट कर रहे हैं। एक मिनट जफर भाई, कि हमारी तैयारी मुकम्मल थी। एक मिनट हाँ करिए, पूरा कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें भी काफी लोग अपने अपने ओपिनियंस जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट उनके अपने अपने ये हैं, लेकिन इतना जरूर मंदी को लेकर एक खतरा, मंदी मुंह बाय खड़ी है। पर मैं एक चीज देखिए, आपने कहा लेकिन कि हमारी तैयारी ज्यादा मुकम्मल थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका में 40 साल के सबसे उछले स्तर पर महंगाई है, EU में भी महंगाई है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय देशों की मैं बात कर रहा हूं, वो 7.4 है, जर्मनी में 7.4, UK में 7%, इटली में 6.2, हमारी 7.79 है। आपने आत्मनिर्भरता की बात की, आपने अच्छा किया। अमेरिका में जो महंगाई बढ़ी है क्योंकि उन्होंने इतने पैसे दिए, आपने मॉनेटरी स्टिमुलस तो दिया, फिस्कल नहीं दिया, वहां पर पैसे देने की बात, उस पर कांग्रेस ने आपको घेरने की कोशिश भी की। वो आगे गुरदीप सप्पल से मैं रिस्पांस मांगूंगा। लेकिन
जो तैयारी वहां पर है और हमारी, आपने आत्मनिर्भरता की बात की, ये तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना कि एक तो तेल में 86% अभी भी आयात कर रहे हैं हम तेल, फर्टिलाइजर्स आज भी आयात कर रहे हैं। आपने चीन का उदाहरण दिया, एपीआई, मैं सिर्फ फार्मास्यूटिकल की बात करूं, इनपुट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, सरिया, स्टील, सबकी कीमतों में आग लगी हुई है। देखिए, वो हमें लेना पड़ रहा है ना, तो कौन सी आत्मनिर्भरता की ताल ठोक रहे हैं हम? हमें बाहर पर निर्भर हैं, इसीलिए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई ना, इसलिए महंगाई बढ़ी। सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, जवाब दे देता हूं। क्या बोलते, मतलब आजे बनिया कले सेठ, ये कहावत है बिहार में, जो मतलब आज बनिया कल सेठ बन जाएंगे, एक ही दिन में आपको जमीन से आसमान में पहुंच जाएंगे क्या? अच्छा। अरे इनिशिएटिव लिया, उसके असर दिख रहे हैं। और जो फोरकास्ट भी इन्फ्लेशन का है, आप देखिए, चाहे आरबीआई का हो चाहे स्ट्रीट का है, एवरेज निकाल दीजिए, उसका मीडियन निकाल दीजिए, तो आपको लगेगा कि आगे आने वाले दिनों में जो जायज बात है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है जायज बात कही, और जादुई छड़ी, एक मिनट रुकिए ना, आपने जायज बात कही कि जादुई छड़ी नहीं है, ओवरनाइट नहीं बदलता। पर मुझे, अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है जफर भाई, 2015 में मेक इन इंडिया की बड़ी ताल ठोकी गई थी, और तब कहा गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होगा 25%। आज भी वो 16% है जो 2015 में था। 10 करोड़ लोगों को रोजगार उसमें देने की बात थी, वो आंकड़ा आज तक नहीं दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो वहीं का वहीं है। कौन सा मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया का मतलब आत्मनिर्भर भारत है ना। देखिए, सुनिए, देखिए, किसी चीज को इस तरह से डिस्काउंट करना सही नहीं होगा। आज जो इंसेंटिवाइज किया गया है कई अलग अलग फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को जिस तरह से इंसेंटिवाइज किया है सरकार ने, तो उसके बेहतर नतीजे दिख भी रहे हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं। और मैं आपको यकीन से बताता हूं, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया। ग्लोबल कंपनीज जितनी है, आपको मैं एक छोटा सा इसके बारे में कहना नहीं चाहिए, अभी सरकार 971 कंपनी से बात कर रही है, ग्लोबल कंपनीज से, टू सेट अप शॉप्स इन इंडिया। उसमें से 500 कुछ कंपनियां बहुत एक्टिवली एंगेज है सरकार के साथ। और मुझे यकीन है कि चाइना +1 पॉलिसी भी जो रखते थे, चाइना पॉलिसी जो थे, चाइना प्लस और चाइना -1 पॉलिसी भी लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो भी आप पॉलिसी लेकर आते हैं उसका ओवरनाइट इंपैक्ट नहीं होता है, लोगों को कंफर्ट होता है, इसलिए कि वो अपने बॉक्सेस टिक करता हूं। मैं भविष्य की संभावनाओं पर कभी सवाल नहीं उठाता आज भी। जफर भाई, मैं भविष्य की संभावनाओं पर बिल्कुल नहीं, देखिए, आज एक मिनट सुनिए, आज जिस तरह से एफडीआई आ रही है, आपने कुछ कंपनियों के नाम गिनवाए। मैं एक चीज आपको बता दूं, पिछले साल का आंकड़ा है, जब चीन पर प्रतिबंध लगे और घेराबंदी हुई वैश्विक स्तर पर, तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलने लगी। 79 का उस वक्त आंकड़ा था जिन्होंने दे शट देयर शॉप सो एज टू से, यानी कि अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी। उनमें से एक आई भारत, बाकी चली गई कहां? बांग्लादेश, वियतनाम और मेक्सिको। गलत जानकारी दे रहा हूं तो प्लीज करें। अरे आप ऐसे देश को खाली बुरा भला कहने का, गलत जानकारी हो तो प्लीज बताइए। देश को भला बुरा नहीं कह रहा हूं, अगर गलत जानकारी ही है आपको पेश की जाए, नहीं, ये देश को बुरा भला नहीं कह रहा हूं। तो सुनिए, अभी जवाब देता हूं। आप ऐसे बोल के निकलने थोड़ी दूंगा आपको। सुनिए, जवाब देता हूं। आपको भी नहीं निकलने दूंगा। ये खाली मैंने गलत जानकारी दी हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं निकलूंगा मैं नहीं, गलत जानकारी नहीं। ये जो हेडलाइन नंबर्स देके आप निकल जाएंगे चुपचाप से। अरे भाई, उस कंपनी के बारे में मालूम है आपको, मैंने सब स्टडी किया है। उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू टिक बॉक्सेस, कि अगर 5 चीजें चाहिए उनको, जिन कंपनीज को नहीं मिल पा रहा है, वो कोशिश में है, उनकी चीजें हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से डिसीजन ले रही है कि वो अपने बॉक्सेस टिक कर पाए जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आज आप फॉर इंस्टेंस जी मेडिकल और लॉक स्टॉक बैरल चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में सेटअप कर दिया, पुणे में सेटअप, यहां से एक्सपोर्ट कर रहे दुनिया में। वहां तो नहीं, क्यों कर पाए? बिकॉज इंडिया ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया। जाहिर है कि धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें इंडिया पॉलिसी डिसीजन ले रही है, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है